अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर ऑल फाइन। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, इसमें फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। इसमें जो आज हमारा टॉपिक इवेपरेशन और वेपराइजेशन। अब मैंने यहाँ पे इसको दो डिफरेंट वर्ड से इसलिए मेंशन किया है क्योंकि हमें मालूम है कि जो इवेपरेशन है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, वेपराइजेशन है। यानी आपको टॉपिक इवेपरेशन और या फिर क्वेश्चन वेपराइजेशन, दोनों में से कुछ एक। वेपरेशन और वेपराइजेशन दर हकीकत एक ही टॉपिक है। यानी वेपरेशन को भी हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, और वेपराइजेशन को भी हम लोग क्या कहते हैं, इवेपरेशन कहते हैं। चलें इसको समझते हैं। इवेपरेशन दर हकीकत लिक्विड फेज से गैस फेज में कन्वर्ट हो जाना। ये क्या, यानी लिक्विड का आपका गैस में कन्वर्ट हो जाना is called evaporation or vaporization. यानी conversion of liquid into the gaseous state is called evaporation or vaporization. यानी आपका लिक्विड जो है वो किस कन्वर्ट हो जाएगा, गैस फेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इवेपोरेशन। अच्छा, इवेपोरेशन जो है वो हर टेम्परेचर पे होती है, ऑल टेम्परेचर पे जो होती है वो इवेपोरेशन होती है। अगर टेम्परेचर हाई होगा तो इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगी। फॉर एग्जांपल, हमारा जो पहला फैक्टर है जिस पे इवेपोरेशन डिपेंड करती है, फैक्टर्स में जो फर्स्ट फैक्टर है हमारा वो क्या है, हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर को पर स्टडी करते हैं कि टेम्परेचर का इवेपोरेशन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। हमें मालूम है कि टेम्परेचर के बढ़ने से इवेपोरेशन जो है वो इंक्रीज़ होती है और टेम्परेचर के कम होने से भी इवेपोरेशन क्या होती है, कम होती है। ठीक है, मतलब कि दोनों आपस में डायरेक्टली रिलेशन है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। फॉर एग्जांपल, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें ये लिक्विड मौजूद है। अब इस लिक्विड के जो अपर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो हाई है, हाइयर काइनेटिक एनर्जी, और जो मिडल मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो एवरेज है, और जो बॉटम में मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या है, बिलो एवरेज है, यानी कुछ ज़्यादा नहीं है, लो है। ठीक है, लो काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होगा कि जब हम इसे टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, हीट देंगे, तो क्या होगा कि ये जो बॉटम पे मॉलिक्यूल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएंगी। ये बॉटम के मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे इन मिडल मॉलिक्यूल्स के साथ। जब ये मिडल मॉलिक्यूल्स के साथ कोलाइड करेंगे तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इन मॉलिक्यूल्स को अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र कर देंगे तो मिडल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। फिर ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे इन मॉलिक्यूल्स के साथ और अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या करेंगे, इनमें ट्रांसफ़र कर देंगे। जब इन अपर मॉलिक्यूल्स की, यानी जो सरफेस से मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर जाएंगे, इवेपरेट हो जाएंगे, यानी आपकी इन्वायरमेंट में चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ गैशियस स्टेट। यानी पहले लिक्विड स्टेट में थे, अब क्या हुआ कि वो किस स्टेट में चले गए, गैशियस स्टेट में चले गए। इट्स मीन कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका इवेपरेशन का प्रोसेस भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपरेशन भी क्या होगी, कम होगी। जो हमने बताया कि अगर ये कंटेनर है, इसके जो अपर सरफेस से मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई है, जो मिडल में उनकी एवरेज है, जो बॉटम में उनकी काइनेटिक एनर्जी लो है। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो जो बॉटम वाले मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। वो क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं मिडल मॉलिक्यूल्स के साथ और अपनी काइनेटिक एनर्जी मिडल मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जब मिडल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है तो वो क्या करते हैं, वो फर्दर कोलाइड करते हैं अपर मॉलिक्यूल्स के साथ और अपनी ट्रांसफ़र कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी इन मॉलिक्यूल्स को। और जो अपर सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किस में चले जाते हैं, इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ये तो टेम्परेचर का इफेक्ट था। अब जो दूसरा इफेक्ट है वो है हमारे पास सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के बढ़ाने से क्या आपका इवेपरेशन इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी, तो ये हम स्टडी करते हैं कि सरफेस एरिया का क्या इफेक्ट है। जी, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। तो आप चाय पी रहे हैं, चाय अगर आप कप में पी रहे हैं तो वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी। इससे बेहतर है कि अगर आप उसको सॉसर में डालेंगे। अगर ये कप है, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें आपने चाय रखी है, तो कप में चाय जो है वो इतनी जल्दी ठंडी नहीं होगी क्योंकि कप का जो सरफेस एरिया है वो क्या है, कम है। अब जब इसको आप एक सॉसर में डाल के ठंडी करके पियेंगे तो वो चाय जो होगी वो ठंडी भी हो जाएगी और उसका जो सरफेस एरिया वो इंक्रीज़ भी हो जाएगा। इसका सरफेस एरिया जो है वो क्या है, सरफेस एरिया जो है वो कम है और इसका सरफेस एरिया जो है वो ज़्यादा है। ठीक है,
तो बात यह है कि कप का सरफेस एरिया कम है, जिसकी वजह से इसमें इवेपोरेशन कम हो रही है, और सॉसर का सरफेस एरिया जो है, ये आपका सॉसर है, इन्हें जिसे हम पिर्च कहते हैं, सॉसर का जो एरिया है उसका बड़ा है, और उसमें इवेपोरेशन भी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो चाय है वो कप में इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, लेकिन आपके मतलब कि सॉसर में जल्दी ठंडी हो जाती है। इट्स मीन के सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन क्या होगी, ग्रेटर सरफेस एरिया, ग्रेटर इवेपोरेशन, यानी कि सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, सरफेस एरिया कम होगा, इवेपोरेशन कम होगी। उसके बाद ये एक क्वेश्चन दिया होता है कि इज़ इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस, तो इसका आंसर है येस, इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। वो कैसे हमें मालूम है, फिर हम एक कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर में हमारे पास लिक्विड मौजूद है, जो अपर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाई है, जो लोअर मिडल में उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, एवरेज है, और जो बॉटम है उन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है। जब हम इन मॉलिक्यूल्स को हीट देंगे तो क्या होगा कि इन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ये कोलाइड करेंगे मिडल मॉलिक्यूल्स के साथ, मिडल मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ेगी तो ये कोलाइड करेंगे कि इसके साथ अपर मॉलिक्यूल्स के साथ, यानी अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे, और अपर मॉलिक्यूल्स कहाँ चले जाएंगे, इन्वायरमेंट में चले जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। आप जब देखें तो अपर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए, यानी वेपर्स बन के उड़ गए। अब ये जो मिडल मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी है, मिडल मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी है, लो होगी है, कम होगी है। अब ये क्या करेंगे, अपनी काइनेटिक एनर्जी को पूरा करने के लिए, यानी कंपेंसेट करने के लिए, सराउंडिंग से क्या कर लेंगे, हीट एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे, सराउंडिंग से क्या करेंगे, हीट लेना शुरू कर देंगे। जब हीट सराउंडिंग से एब्जॉर्ब करेंगे, एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या कर जाएंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे। सराउंडिंग से हीट लेने की वजह से क्या होगा कि सराउंडिंग में जितनी भी हीट थी, टेम्परेचर था, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि वो टेम्परेचर इन मॉलिक्यूल्स ने ले लिया अपनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए और इवेपोरेशन के लिए। अब जब सराउंडिंग में से इन्होंने हीट ले ली तो सराउंडिंग में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, जिसकी वजह से सराउंडिंग में क्या होगा, कूलिंग प्रोसेस का आपको अमल होगा। और इसके अलावा एग्जांपल है कि अगर आप अपनी हथेली पे, पाम पे अगर आप एसीटोन या नेल पॉलिश रिमूवर रखते हैं तो आपको ठंडक क्यों महसूस होती है, इसका जवाब ये है कि हम जब अपनी हथेली पे, पाम पे एसीटोन या फिर नेल पॉलिश रिमूवर रखते हैं तो तब क्या होता है कि वो जो एसीटोन होता है वो अपने मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करने के लिए या पूरा करने के लिए क्या करता है कि हथेली की जितनी भी हीट है उसको ले लेता है, और उसके मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। और जब आपकी हथेली की सारी वो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो पीछे आपकी हथेली पे आपको ठंडक महसूस होगी, यानी फीलिंग, सेंसेशन ऑफ कूलिंग। ठीक है, तो क्योंकि एसीटोन और जो नेल पॉलिश रिमूवल है वो वोलाटाइल इन नेचर है, वोलाटाइल मतलब कि वो इवेपोरेट हो जाते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, it will give me support to make more videos for you. Thank you.